दोस्तों नमस्कार। आज मैं इतिहासकार विपिन चंद्र के बारे में उनके अंतिम विद्यार्थी डॉक्टर आलोक वाजपेयी से बातचीत करेंगे। विपिन चंद्र उन इतिहासकारों में हैं जो इतिहासकारों या विद्यार्थियों में ही चर्चा का विषय नहीं बनते, बल्कि भारत का कोई पढ़ा लिखा इंसान जब आज़ादी की लड़ाई, इतिहास, सांप्रदायिकता आदि विषय पर चर्चा करता है तो विपिन चंद्र का नाम ले ही लेता है। विपिन चंद्र के बारे में हमारे साथ बात कर रहे हैं उनके शोध छात्र डॉक्टर आलोक वाजपेयी। डॉक्टर आलोक वाजपेयी, डॉक्टर विपिन चंद्रा ऐसे स्टूडेंट जो अपनी तरह के हैं। आप अगर बायोडाटा पर जाएंगे तो उनका जो काम है वो गांधीयन पॉलिटिक्स पर है। गांधीयन पॉलिटिक्स के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर उनके कई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं, जिस पर उनको कई सम्मान मिले हैं। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की तरफ 2 सम्मान मिले हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यहीं से एक आकाश धर्मा जो गुरु हैं विपिन साहब और उनके जो अंतिम स्टूडेंट हैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी, मैं उनसे विपिन साहब के जो जिंदगी के अलग अलग जो पहलू हैं उनके साथ जो जुड़ाव बना, इस प्रक्रिया पर गौर करेंगे। मैं डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी का किताबी दुनिया की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और गुजारिश करता हूं इस पूरी विकास यात्रा को आप अलग अलग किस्सों और कहानियों से जोड़ते हुए आप इसको बताएं। प्रोफेसर विपिन चंद्रा से मेरा जो पहला साबका हुआ वो बहुत कुछ फिल्मी सा है। मैं एक छोटे शहर में था और एक लाइब्रेरी में मुझे एक किताब मिली, इंडियन नेशनल मूवमेंट लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। ये प्रोफेसर विपिन चंद्रा ने लिखी थी। उसके पहले मैं इतिहास पढ़ता रहा था और विपिन चंद्रा की जो फ्रीडम स्ट्रगल किताब है और भी कुछ किताबें थी वो सब मैंने पढ़ी हुई थी। लेकिन जब वो किताब मेरे हाथ में आई तो वो पूरी किताब मैं 2 दिन में पढ़ गया और पढ़ने के बाद में जैसे मुझे कभी कभी होता है ना कि एक इल्हाम सा हो जाता है और मैं अपने आप को रोक नहीं सका और एक कस्बे का एक छोटा सा लड़का जिसकी कोई भी एकेडमिक बैकग्राउंड उस तरह से नहीं थी और मैंने उनको चिट्ठी लिख दी। तब वो जेएनयू में थे, हिंदी में चिट्ठी लिखी और उसमें एक इमोशनल अपील की तरह से मैंने उसको उस चिट्ठी को लिखा। उसमें कोई भी बड़ी अकलमंदी की बात नहीं थी क्योंकि मैं अकलमंद था भी नहीं, शायद अभी भी नहीं हूँ। मैंने उसमें लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब जरूर देंगे। एकलव्य और द्रोणाचार्य की जो पौराणिक कथा है उसको ध्यान में रखें। और विधि ने भी उनका जवाब आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिल्ली आकर मुझसे मिलो और इस तरह से एक वो सिलसिला शुरू हो गया। मुझे याद है पहली मुलाकात में ही उन्होंने 5 मिनट के अंदर मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कितने पैसे कमा सकता हूँ, कमाता हूँ और अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ा है, क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ, सारे सवाल उन्होंने मुझसे एकदम सहज रूप से कर डाले। खास बात क्या थी, एक छोटे से मेरे जैसे लड़के के लिए वो अपने घर में अपने आप उठकर गए, पानी लाए और मुझसे हाथ मिलाया। यही मेरे लिए बहुत एक अलग सा अनुभव था कि विपिन चंद्रा जो है मेरे साथ बराबरी में बैठे हैं। खैर उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ किताबें सुझाई कि वो तुमको अगर गांधी पे काम गंभीरता से करना है तो इस तरह से शुरुआत करो। तो मैंने कैजुअली कह दिया कि ठीक है साहब, मैं किताबें वो ले लूंगा। तो उन्होंने मुझे तुरंत झिड़की लगाई, कहा कि कहाँ से ले लोगे, हिंदुस्तान में किताबें आसानी से नहीं मिलती हैं। जब मुझे अच्छी किताबों के लिए विदेश की ओर देखना पड़ता है तो तुम कहाँ से लाओगे, मैं तुम्हें किताबें दे दूंगा। और एक इस तरह से वो एक रिश्ता चला कि मैं गांधी जी को पढ़ता गया उनके डायरेक्शन पे और फिर हम लोग मिलते थे 15 दिन में, 20 दिन में, घंटों बातें होती थी। और वो बातें केवल एक टीचर और स्टूडेंट की एक टेक्निकल टर्म में बातें नहीं होती थी, वो देश, दुनिया, समाज, घर, परिवार, दोस्त, कोई भी विषय उसमें अछूता नहीं रहता था। और जब वो किसी भी विषय पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई लाइट हाउस सा हो, बहुत ऊंचा सा, और उसमें तमाम हवाएं सी दौड़ रही हो, चल रही हो। अब ये आपकी क्षमता पर है कि आप उसमें से क्या ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते हैं। ये इस तरह से एक रिश्ता था। बहुत सारी निजी बातें हैं, उनको कहने का कोई मतलब नहीं। आपने जो चिट्ठी लिखी थी, क्या उस चिट्ठी की कोई लाइन आप बता सकते हैं? तो मैंने बताया ना, मैंने उस चिट्ठी को आखिर में मैंने यही कंक्लूड किया था कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पत्र का जवाब जरूर देंगे। और उसमें मैंने वो एकलव्य और द्रोणाचार्य का एक वो जो है उसका जिक्र कर दिया था। एकलव्य और द्रोणाचार्य की जो कहानी है वो तो उसके कई सारे पहलू हैं।
एक व्याख्या ये है कि एकलव्य ने जिसको गुरु माना उसको फिर मान लिया। विपिन साहब के बारे में भी कुछ बातें यही हैं कि वो अपने जो विद्यार्थी अपने अंडर में लेते थे जेएनयू में, तो पहले विद्यार्थी को खूब जांचते परखते थे, इसके बाद ही वो लेते थे। आपके साथ जब आप उनके विद्यार्थी बने, किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा? देखिए, उनकी निगाह बहुत बारीक थी और बाद में उन्होंने मुझसे बताया, जब हम लोग बहुत फैमिलियर हो गए और हर तरह की बातें करने लगे, तो एक बार मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि आखिर आपने मुझे क्यों चुन लिया गांधी पे काम करने के लिए? आपके पास तो स्कॉलर्स की कोई कमी नहीं है देश दुनिया से सब जगह। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी स्टूडेंट से मिलता हूं तो मैं उसकी आंखें पढ़ता हूं, और अगर मुझे उसमें कोई स्पार्क या कोई आग अंदर जलती हुई दिखती है, महसूस होती है, तो मैं फिर इस बात की चिंता नहीं करता कि उसकी क्या बैकग्राउंड है, वो गांव से आया है या शहर से आया है या कितने बड़े बैकग्राउंड का है या क्या है। और मैंने इस तरीके से अपने पूरे 7 साल के एकेडमिक कैरियर में पता नहीं कैसे कितने स्टूडेंट्स को एकदम मामूली बैकग्राउंड से लिया, फिर बाद में उन्होंने एक से बौद्धिक दुनिया में कमाल किए। तो इस तरह से था, लेकिन वो केवल एक भावनात्मक नहीं था, वो बहुत ही एक सख्त टीचर थे। ये बात वो शो नहीं करते थे कि मैं बहुत सख्त हूँ। मैं एक वाकया बताऊं कि क्योंकि मैं लखीमपुर खीरी से जाता था और मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। इवन उन्होंने मेरी कभी मार्कशीट भी मुझसे नहीं मांग के कि तुम्हारे कितने नंबर आए किस सब्जेक्ट में, कभी नहीं पूछा। जब मुझे अपनी पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल की कुछ बात थी तो मैं दिल्ली गया हुआ था। आमतौर पर रिसर्च प्रपोजल के लिए जो स्कॉलर्स है, जो गाइड्स है, वो बहुत सारी बातें बताते हैं और लड़के उसमें महीनों उलझे रहते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करना है और ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी और सब तमाम चीजें। तो ये महीनों का काम एक स्टूडेंट के लिए होता है कुल मिला के। लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अभी तुम दिल्ली कितने दिन रुके हो? तो मैंने कहा मैं अभी 3 दिन रुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल बना के ले आओ। 3 दिन में उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम अपना रिसर्च प्रपोजल बना के ले आओ। तो बाद मैं किसी तरह से मैंने कुछ भी जो भी था मेरा आइडिया और ये सब चीजें मैं लिख के ले गया, और उन्होंने उसके बाद में, मुझे अभी भी याद है, वो सुबह बुलाते थे, साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे और 2-3 घंटे की कम से कम एक सिटिंग होती थी। वो तुरंत गए अंदर से, वो एक सस्ता सा पेन ले आए और उन्होंने जो मेरी राइटिंग इंग्लिश में मैंने किया था और तब तक मैं इंग्लिश में लिखने लगा था, तो उन्होंने एक एक लाइन को पढ़ा और उसमें जहां मिस्टेक्स थी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी थी, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी थी और कुछ गैप्स थे, तो उन्होंने करीब 1 घंटे में वो मेरा रिसर्च प्रपोजल अपनी कलम से दुरुस्त किया। ये उनका तरीका था। और बाद में मैंने सोचा कि उन्होंने आखिर मुझे क्यों इतना शॉर्ट नोटिस देके किया, एकदम कहा कि तुम ले आओ। बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि वो दरअसल शायद ये जानना भी चाह रहे थे कि ये लड़का मेरे पास आता तो है। तो लड़के भी बहुत सारे नकलची होते हैं कि टीचर को इम्प्रेस करने के लिए इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करके दिखा। तो वो मुझे शायद ये परखना चाहते थे कि ये लड़का वास्तव में अपने आप पढ़ता लिखता है या लखीमपुर में कोई बहुत काबिल आदमी है और उसकी मदद से वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि विपिन को इम्प्रेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसी विषय में मैं एक बात बताऊंगा। मैं उनको अपना लिखा हुआ लेके जाता था, दिखाता था। एक बार मैंने एक कोई गांधीयन स्कॉलर उनको क्रिटिसाइज करते हुए, मेरी जो लैंग्वेज थी क्रिटिसिज्म की, वो उनको बिल्कुल धराशाही कर देने वाली थी कि जैसे मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया हूँ। और वो तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पसंद नहीं किया उसको। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अभी इस तरह की लैंग्वेज तुमको नहीं लिखनी चाहिए। जो तुम्हारे प्रेडिसर्स हैं, स्कॉलर्स जो हैं पहले के, उनके प्रति एक सम्मान रखते हुए आप उनकी आलोचना कर सकते हैं। हाँ, जब तुम खुद 60-65 साल के हो जाना एक बुजुर्गियत में, तब तुम इस तरह के क्रिटिसिज्म के लिए वैलिड हो। एक बार आपने किस्सा सुनाया था जेएनयू में ही, विपिन साहब शायद नहीं थे या थे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कहा था कि मेरे लिए जेएनयू मक्का मदीना था, और विपिन साहब की तुलना आपने किसी और शब्द से की थी कि जेएनयू का जो मेरा संबंध है वो एक संबंध है विपिन साहब के थ्रू, और दूसरा जेएनयू का संबंध
मेरे साथ एक और तरह का है कि जब आप पहली बार जेएनयू आए होंगे विपिन साहब से मिलने के लिए, तो उस समय क्या आपकी मानसिक अवस्था थी और विपिन साहब को लेकर के क्या क्या भाव बने हुए थे? देखिए, जब मैं छोटे शहर में रहता था और पढ़ाई लिखाई करने लगा था, तो कुछ लोगों के साथ या इधर उधर बैठकी भी करता था, तो अक्सर वहाँ पे जेएनयू की बात आती थी और जेएनयू शब्द में ही एक जादू सा माना जाता था। देश में विश्वविद्यालय तो बहुत सारे थे और अभी भी हैं, लेकिन ये माना जाता था कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरी दुनिया में भारत की बौद्धिकता को पूरी आत्मविश्वास के साथ प्रबल कर दी थी। तो जेएनयू से जुड़ना एक अपने आप में एक गौरव की बात होती थी और जो लोग जेएनयू से जुड़ते थे या वहां पढ़ने के लिए आते थे, उनके अंदर भी जेएनयू को लेकर एक जिम्मेदारी की भावना थी, क्योंकि उस समय जब जेएनयू ये बना है तो जो हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन दिमाग और सबसे बेहतरीन इंसान भी शायद बौद्धिक दुनिया के, वो उन सारे लोगों का जवाड़ा 1970 के दशक में जेएनयू में हुआ था और ये वो लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी थी। कैम्ब्रिज देखा था, ऑक्सफोर्ड देखा था, स्टैनफोर्ड देखा था, ड्यूक यूनिवर्सिटी देखी थी। तो उनका ये सपना था कि हमको हिंदुस्तान में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी खड़ी करनी है जिसका दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज के लोग नाम लें और हमको भारतीय रहते हुए बौद्धिक उत्पादन करना है, क्योंकि अक्सर ये एक समस्या आती थी और ये अब तो उसके बहुत ज्यादा ये समस्या है, ये 50-60 के भी दशकों में थी कि भारत से बहुत सारा एक ब्रेन ड्रेन होता था हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, सोशल साइंसेस की फील्ड हो, सारे के सारे लोग विदेशों में जाना, वहां रहना पसंद करते थे। और जेएनयू के जो प्रोफेसर थे जिन्होंने जेएनयू को बनाया, वो ये चाहते थे कि जो भारत की मेधा है वो भारत के काम में आए और इस तरह से वो गहरे राष्ट्रवादी लोग थे, क्योंकि इसमें से जितने जो भी ये लोग हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे लोग अगर चाहते तो विदेश की बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी वो आराम से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जेएनयू ऐसी एकदम नवजात यूनिवर्सिटी जहां पे आप कभी अगर प्रोफेसर प्रभात पटनायक वो जेएनयू में केवल पढ़ाने के लिए आए और यहाँ पे कोई तक सुविधा नहीं थी, तो वो स्टोव में खाना बनाते थे मिट्टी के तेल के साथ में। इसके पीछे केवल एक यही भाव थी कि हमको भारत राष्ट्र को, जो कि तेजी से एक उभरता हुआ दुनिया में राष्ट्र है, हमको बौद्धिकता के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में दिखाना है कि एक भारतीय मेधा क्या है और उसके बाद जो पूरी दुनिया है, विश्व सभ्यता है, उसमें भारतीय होने के आधार पर हमें योगदान करना है। यानी हमें अमेरिकन स्कॉलरशिप को हजम करके और एक अमेरिकन इंडियन की तरह से अपना बोलचाल अपना सब बना के हमें योगदान नहीं करना है, हमें भारतीय होते हुए भी आधुनिक विश्व में योगदान करना है। आपने विपिन चंद्र साहब खूब पढ़ा है, खूब सारी उनकी मुलाकातें हैं, तो एक समय ऐसा भी आया कि जब विपिन साहब को कई विचारधाराओं से एक साथ टकराना पड़ा। क्या वो मुद्दे थे जहां पर उनका कम्युनिस्ट पार्टियों से टकराव हुआ? कौन सी वो थीसिस थी जो उसके मूल में थी जिसके आधार पर उनको कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा गया? तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके पहले तो थोड़ा सा मैं विपिन चंद्र के बारे में ये बताऊं कि वो किस तरह से इतिहास में आए। ये भी एक बड़ा मजेदार वाकया है। विपिन साहब के पिताजी ने उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए भेजा था जी। और उस समय दुनिया में नए नए हवाई जहाज आए हुए थे, तो आप सोच सकते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कैरियर कितना शानदार एक सपना होगा। तो वो स्टैनफोर्ड गए और वहां पर वो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे विषयों को भी सभी को पढ़ना पड़ता था और उसी दौरान ये विपिन हिस्ट्री की ओर उनका रुझान बना। उस समय वामपंथ या कह लीजिए मार्क्सवाद एक तरह से पूरी दुनिया की एक बहुत ही बड़ी बौद्धिक ताकत था और ये माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति अगर बौद्धिक है तो वो मार्क्सवाद के प्रभाव में आए बिना तो शायद बड़ा मुश्किल है। विपिन साहब भी जब स्टूडेंट थे तो वो वहां अमेरिका में रहते हुए पालसी जी, एक
बहुत ही आइकॉनिक मार्क्सिस्ट स्कॉलर हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे नाम उनके सबके लोगों के टच में आए, उनके कामों के टच में आए, और वो उन्होंने तय किया कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ना पढ़ के हिस्ट्री पढ़ना है। वो अलग मसला है कि उसका घर पे क्या असर पड़ा, क्योंकि इतिहास पढ़ना तो ना उस समय कोई बहुत ही ऊंचे करियर की गारंटी थी, ना आज है। खैर, उसके बाद में विपन अमेरिका से जो आए वो एक मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हुए वो हिंदुस्तान आते हैं। जैसे मार्क्सवाद भी या वामपंथ कोई एक ही तरह की सोच नहीं है, उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरह की सोच वाले धाराएं हैं। विपन जो थे वो मार्क्सवादी थे, और अपने को वो मजाक में कहते भी थे कि आई होप आई एम ए मार्क्सिस्ट, और पक्का ही वो थे। लेकिन साथ ही वो और भी जो दूसरी विचारधाराएं थी उनको वो बिल्कुल निग्लेक्ट करके या त्याग करके केवल वर्ग संघर्ष की एक मशीनी व्याख्या बनाकर वो मार्क्सवाद को अप्लाई करने के फेवर में कभी नहीं रहे। तो जैसे लोकतंत्र, विपन लोकतंत्र को एक बहुत ही बुनियादी चीज मानते थे, और जो एक कट्टर मार्क्सवाद है उसमें लोकतंत्र को एक बुर्जुआजी की अवधारणा की तरह से लिया जाता है कि उसको उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था। खैर, ये 50 का दशक और 60 का दशक ये सब चलता रहा। विपन एक तरह से मार्क्सवादी रहे, और उनका जो उस समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी जो टॉप लीडरशिप थी, जैसे EMS नंबूदिरीपाद हुए, अजय घोष हुए और भी लोग, तो उनसे सबसे उनके निजी संबंध थे, दोस्तियां थी। चूंकि विपन व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। मैं जब ईमानदार बोल रहा हूं तो वो उसका मायने है कि बौद्धिक रूप से ईमानदार थे, यानी वो डबल स्पीक नहीं करते थे, वो स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते थे। तो कोई भी शख्स, और ये शायद हमेशा कमोबेश रहा, कि किसी ने भी प्रोफेसर विपन चंद्रा की नीयत पे शक नहीं किया। जैसे मैं बताऊं, एक बहुत बड़े आइकॉनिक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर रणधीर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वो और विपन दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। रणधीर सिंह साहब थोड़ा उम्र में थोड़ा सा बड़े थे उनसे, और 50 के दशकों में बताते हैं कि दोनों लोग साइकिल से जाया करते थे मजदूरों की बस्तियों में पढ़ाने के लिए, और बहुत सारे संघर्ष दोनों लोगों ने साथ में किए। बाद में कुछ मुद्दों पर दोनों लोगों की सोच में अंतर आ गया, लेकिन इसके बावजूद जो उनके निजी संबंध थे, निजी संबंध उनके हमेशा एकदम एक ही जैसे रहे। कि मुझे ध्यान है कि जब प्रोफेसर विपन चंद्रा की पत्नी उषा चंद्रा खत्म हुई तो सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में रणधीर सिंह साहब, और मुझे कुछ दोस्त बताते हैं कि रणधीर सिंह मजाक में कहा करते थे, मजाक में जो दोस्तों के साथ मजाक चला करती है, वो कहा करते थे कि विपन इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, और जो ईमानदार आदमी होता है वो बहुत खतरनाक भी होता है, उनको खरीदा नहीं जा सकता था किसी भी तरीके से। विपन साहब और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का जो संबंध रहा है, खास तौर से मान्यताओं को लेकर के, वो कौन सी ऐसी बातें थी जिसके कारण से कम्युनिस्ट पार्टियों ने उन पर आरोप लगाए, और एक तरह से उनके बारे में कहा गया कि ये नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। इसमें पहली बात तो ये समझने की है कि जो प्रोफेसर विपन चंद्रा और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच के रिश्ते हैं उसमें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जैसा कुछ नहीं रहा। ये एक तरह से वैचारिक अंतर की बात थी, और विपन, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने को वो मार्क्सवादी मानते थे। अक्सर वो मजाक में कहते थे कि आप मेरी दोस्त मंडली उठा के देख लीजिए तो उसमें तो सारे के सारे आपको वामपंथी ही मिलेंगे, एक भी कांग्रेसी मेरा व्यक्तिगत दोस्त नहीं है। और ये बात सच भी थी, बल्कि किसी भी पार्टी में शायद उनके व्यक्तिगत दोस्त नहीं थे, अगर थे तो वो कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में थे। ये जो एक अंतर आया, आपको देखिए मैं बताऊं कि 50 का दशक 60 का दशक, इन दोनों पूरे दशकों में विपन चंद्रा और इतिहास की दुनिया में जहां तक मार्क्सवादी विचारधारा का प्रश्न है और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ संबंधों का प्रश्न है, तो वो उसमें बहुत कुछ आपस में सहभागिता है। अंतर निश्चित है, लेकिन वो अंतर उतने गहरे नहीं हुए हैं।
या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बिपिन चंद्र की वैचारिक यात्रा है, वो यात्रा जो 50 और 60 के दशक है, उसमें उस तरह से भारतीय वामपंथ के साथ उनकी वैचारिक टकराहट सामने नहीं आती है। हालांकि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बिपिन की थीसिस है, पीएचडी थीसिस। जब उन्होंने काम करना शुरू किया, प्रोफेसर विश्वेश्वर प्रसाद जो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं उनके अंडर में, तब तक बिपिन के पास पीएचडी तो नहीं थी, लेकिन बिपिन एक नाम हो चुके थे क्योंकि वो एक इंक्वायरी पत्रिका एक निकालते थे और वो और एक एंशिएंट हिस्ट्री के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए जो कि दुर्भाग्य से काफी कम समय तक जीवित रह पाए, देवराज चांदना साहब। शूद्रास पे एंशिएंट हिस्ट्री में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसी सिलसिले में बता दीजिए, मैं अक्सर दलितवादी या अम्बेडकरवादी कहते हैं कि वो ब्राह्मणवाद के तमाम बातें कहते हुए कि शूद्रों का ध्यान नहीं दिया गया उनके इतिहास को, खोजों को, तो ये सब बेकार की बात है। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा, शूद्रास इन एंशिएंट इंडिया, और ये जो मैंने देवराज चांदना साहब की बात की, मैं क्या कह रहा था किस रेफरेंस में मैं ये बात, राष्ट्रवादी इतिहासकार। हाँ, तो उस समय तक इतना अंतर नहीं आया था, लेकिन जब ये पीएचडी पर काम करना शुरू किया बिपिन चंद्र साहब ने, तो उनका जो उद्देश्य था वो आरंभिक राष्ट्रवादियों का भंडाफोड़ करना था कि दारा भाई नौरोजी अंग्रेजों के समर्थक हैं और जो बाद में आरंभिक राष्ट्रवादी जिन्हें कहा जाता है। क्योंकि यही कुल मिलाकर एक जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट लाइन थी जो रजनी पामदर की किताब इंडिया टुडे से निकली हुई थी, बिपिन भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहते थे। उनके मन में जो था कि अभी मुझे और इनको सबको एक्सपोज करना है, आरंभिक राष्ट्रवादियों को। लेकिन जैसे चूंकि वो एक बेसिकली एक रिसर्चर थे, एक ऑनेस्ट रिसर्चर थे, जो कोई शोधार्थी होता है वह अपने खुद के विचारों के खिलाफ भी लगातार लड़ता रहता है। बिपिन भी ऐसे ही थे। तो जब उन्होंने शुरू किया रिसर्च करना, पढ़ना, तो उनकी आंखें खुली रह गई और उनको ये जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे ये एक तरीके से भारतीय राष्ट्रवाद के फाउंडिंग फादर्स की तरह से नजर आने लगी। तो यह बात जो थी वो जो एक क्लासिकल मार्क्सिस्ट पोजीशन थी उसके खिलाफ तो थी, लेकिन इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि वो एक शेयर, जिसको कह सकते हैं शेयर एकेडमिक काम था, उससे उस समय की राजनीति प्रभावित नहीं होती थी। बिपिन और वामपंथी पार्टियों या कम्युनिस्ट पार्टी, खासतौर से सीपीएम भी कह सकते हैं, के बीच में जो पहला एक अंतर आना शुरू हुआ, जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस पे अथॉरिटी नहीं हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं, उसमें दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। बिपिन केवल इतिहासकार नहीं थे, वो एक देश समाज के बारे में जागरूकता के साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर भी थे और हर तरह से वो जागरूक इंसान भी थे। एज एन इंडियन सिटीजन भी वो बहुत ही इनलाइटेंड पर्सन थे। वो यह देख रहे थे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो लाइन रही है कम्युनिस्ट पार्टियों की, ये हमेशा ऐसा ही लगता है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन हाथ में कुछ नतीजे नहीं आते हैं तो फिसल जाते हैं। जैसे 1952 की चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कांग्रेस के बाद में बड़ी पार्टी। अगर देश देख रहा था तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ देख रहा था विकल्प के तौर पे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पार्टी का विभाजन हो गया। तो बिपिन के मन में एक बेचैनी थी कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी दिशा बदलनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बदलना होगा और जो नई बातें हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपना रवैया, गांधी के प्रति अपनी सोच, इन सारी चीजों को कम्युनिस्ट पार्टियों को रिवाइज करने की जरूरत है। बिपिन इस सब समझ पे जोर देने लगे। बिपिन ने एक लेख लिखा उस जमाने में, सेमिनार, अभी भी आती है पत्रिका, ये शायद मेरी समझ से 73 या 74 की बात है, कि इंडियन लेफ्ट नीड फॉर टोटल रेक्टिफिकेशन। उसमें उन्होंने अपनी पोजीशन ये बताई कि मैं खुद उसी वामपंथी बिरादरी का हूं और मैंने भी वो सारे सुख और दुख भोगे हैं जो एक वामपंथी के हिस्से में आए हैं, लेकिन मैं जो देश के हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से मुझे
ये लगता है कि वामपंथ को इन दिशाओं की ओर दोबारा सोचने की जरूरत है, अपने अंदर सुधारवादी या परिवर्तनवादी या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कम्युनिस्ट पार्टी को। तो वह आर्टिकल आता है। उसके बाद में सोशल साइंटिस्ट पत्रिका है जी। इसका ये उसी समय नई ये पत्रिका लॉन्च होती है। ये सोशल साइंटिस्ट पत्रिका कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये आती है। विपिन उसमें अपना एक आर्टिकल भेजते हैं कि वो जो उसका पहला अंक है उसमें आएगा। ईएमएस उस पत्रिका के संपादक मेन करता है। उस पत्रिका का जो प्रवेशांक है उसमें प्रोफेसर विपिन चंद्रा का आर्टिकल नहीं छपता है। कोई बात नहीं छपता है। वो सोचते हैं अगली बार छप जाएगा, हो सकता है कुछ जगह की कमी रह गई हो। हालांकि विपिन साहब के लिए लेकिन उन्होंने जो फिर उसका जो अगला इशू आता है उसमें भी उनका लेख नदारत है जी। तो उनको लगता है तो वो पता करते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों मेरा लेख नहीं आया। वो लेख जो उनका था वो भारतीय पूंजीवाद जो है उसकी प्रकृति पर कुछ उनका अपना था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो लाइन थी उससे अलग था। विपिन को ये बताया जाता है कि वो ईएमएस ने कहा है कि विपिन का जब ये लेख छपेगा उसी के साथ में मेरा उसका जवाब भी छपेगा। विपिन समझ जाते हैं कि क्या खेल है। जैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हर कल पुर्जे को वो अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि अंदर के थे। जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है ईएमएस, चूंकि ईएमएस उनके दोस्त थे, व्यक्तिगत दोस्त थे। उनके घर में जब वो दिल्ली में होते थे तो ईएमएस उनके घर में बैठते थे, आते थे, खाना पीना होता था। जो विपिन की पत्नी उषा जी थी उनकी बनाई हुई डिशेज ईएमएस बहुत पसंद करते थे। एकदम घरेलू था लेकिन वैचारिक बात हुई। तो विपिन ने संदेश भिजवाया कि ईएमएस से कह देना कि मेरा लेख वो काटे तो, लेकिन उसमें मार्क्स और लेनिन के लंबे लंबे कोट भर के ना काटे, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर हूं, मेरे पास भी उससे 1000 कोट उनकी बात को काटने के होंगे। वो उन्होंने एक लाइट मूड में कहा। खैर तो उससे ये पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके रिश्ते कुछ सहज नहीं रहे। हालांकि विपिन चंद्रा के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी भी खुलकर उस तरह से व्यक्तिगत हमला या किसी भी तरह का वो नहीं किया। ऐसा सुनने में आता है कि फिर वो पार्टी खाने के अंदर और तमाम 70 के लास्ट के टाइम से इस तरीके की बातें आने लगी कि उनको हल्का सा अवॉइड किया जाने लगा। अवॉइड इस सेंस में कि ये बहुत जाहिर भी ना हो कि हम आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल फ्रेंड की तरह से उनको ट्रीट किया जाने लगा। 70 के दशक के बाद से उसमें बहुत सारी निजी बातें उनका मैं खुलासा करना ठीक नहीं समझता। उनकी जीवनी में लिख रहा हूं तो उसमें वो सब है। इसमें जो कुछ वैचारिक बातें हैं जो इस वामपंथ और विपिन चंद्र में, एक तो राष्ट्रवाद का प्रश्न। प्रोफेसर विपिन चंद्रा का मानना था कि राष्ट्रवाद भारत के संदर्भ में एक प्रमुख वैचारिक शक्ति है और हमको राष्ट्रवाद को बुर्जुआजी का एक घटक केवल मानते हुए या और तरीके से उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद एक तरह से समाज में चूंकि एक मजबूत वैचारिक शक्ति है और अगर उसको प्रगतिशील ताकतें अपने एजेंडे से हटा देंगी तो उसका फायदा पूरा का पूरा प्रतिक्रियावादी ताकतों को मिल जाएगा। और यही हुआ है। ये प्रगतिशील ताकतों के द्वारा वामपंथी और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके द्वारा राष्ट्रवाद को एक तरह से हल्का कर देना या अवॉइड कर देने का ये दुष्परिणाम हुआ है कि सांप्रदायिकता आज देश में राष्ट्रवाद के रूप में स्थापित हो गई है। तो एक तो ये राष्ट्रवाद का बिंदु था। दूसरा बिंदु सांप्रदायिकता का था। सांप्रदायिकता वामपंथी पार्टियों के लिए भी सांप्रदायिकता विरोध एक बहुत ही मजबूत चीज रही है। उसमें वो अनकम्प्रोमाइजिंग रहे हैं और काफी बलिदान किए हैं वामपंथी पार्टियों ने और लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपिन का जो सांप्रदायिकता को लेकर मानना था वह मानना यह था कि जितना हम हिंदू सांप्रदायिकता को अटैक करें उतना नहीं, लेकिन
हमको हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने आप को शो करना पड़ेगा। जी। या नहीं हो सकता है कि हम सांप्रदायिकता को एक सुविधाजनक तरीके से कि हम एक जगह पर इस सांप्रदायिकता को अवॉइड कर जाएं और एक जगह पर इस सांप्रदायिकता को हम विरोधी हो जाएं। उनका एक प्रेस था, वो कहते थे कि मैं ये कहता हूं कि आप 70% हिंदू सांप्रदायिकता को अटैक करो, लेकिन 30% में मुस्लिम और सिख सांप्रदायिकता और जो तमाम है ईसाई सांप्रदायिकता, इसको सबको भी अटैक करो। तो उसका परिणाम ये होगा कि जो हिंदू सांप्रदायिकता वाले हैं वो आपकी प्रतिबद्धता को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और वो अपने मजाक के शब्द में कहते हैं कि ऐसे इससे उनके दांत टूट जाएंगे, वो आपको काट नहीं पाएंगे। 1982 में बिपिन चंद्र की किताब आती है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न। वो किताब आज भी सांप्रदायिकता की समझ के लिए एक सबसे जरूरी और मजबूत वैचारिक किताब है। उस किताब को अवॉइड किया गया। आप तो खुद बौद्धिकता के क्षेत्र से हैं, तो आप समझते हैं कि किस तरीके से किसी एक मामूली सी किताब को बहुत बड़ी रचना बता दिया जाता है और किस तरह से अच्छी किताब को जो है अवॉइड किया जाता है। बिपिन बहुत ही ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ में उनका वह एक याराना और प्यार मोहब्बत नहीं रह गया था इन्हीं सब कुछ बातों की वजह से। मैं फिर कहूंगा कि उसको आप दुश्मनी के सेंस में न लीजिएगा, कि न व्यक्तिगत आरोप के सेंस में, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर बहुत सारी बातें होती हैं कि जिसको अवॉइड करना होता है तो उसको किस तरीके से अवॉइड किया जाता है। इसी कड़ी में मैं आगे चलता जाऊं। फिर 1985 में बिपिन चंद्र का एक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल एड्रेस, जो किताब का मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने पढ़ा, उसके बाद में तुरंत उनसे मैंने चिट्ठी लिखी। तो वो किताब एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समझ के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्चर थी। इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति को लेकर जो रजनी पामदत्त की लाइन थी उसी को माना जाता रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से बुर्जुआ वर्ग के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। गांधी की जो आंदोलन की रणनीति थी वह जो वास्तविक क्रांतिकारी शक्तियां हैं उनको वो बिल्कुल पूरा उभर के ना सके और वो नियंत्रित तरीके से ही उनका इस्तेमाल हो, तो इस तरह से थी। गांधी को भी एक वो मैस्केटा बुर्जुआजी और ये इस तरह से। बिपिन ने पहली बार ये कहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक मल्टी क्लास मूवमेंट था। जब आप किसी मूवमेंट को मल्टी क्लास कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें तमाम वर्ग शामिल एक साथ शामिल रहते हैं और आपस में उनके संघर्ष रहता है, लेकिन एडजस्टमेंट भी रहता है। एक तरह से एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहता है कि यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो नेशनल मूवमेंट में शामिल भी है एज एन इंडियन, और साथ में अपने जो उसके वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको वो बचाना भी चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। मजदूर वर्ग है वह भी इसी तरीके से कर रहा है। तो एक बहुत ही जटिल सा एक पावर इक्वेशन सा बनता है मल्टी क्लास मूवमेंट में। और बिपिन इंडियन नेशनल मूवमेंट को बुर्जुआजी से बाहर का कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं बता रहे हैं कि एकदम सर्वहारा का, लेकिन वो उसको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में नेशनल मूवमेंट को सिचुएट करके सिंपैथेटिकली समझने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको मानते हैं कि ये बहुत बड़ा एक ये ऐतिहासिक अनुभव है। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है, चाइनीज रिवॉल्यूशन है, क्यूबन रिवॉल्यूशन है, ऐसे ही उसको वो कहते हैं ये इंडियन रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा मतभेद का ये अंतर का पॉइंट बनता है। जी। और जो अभी आपने कहा कि वो कांग्रेसी इतिहासकार, इस तरीके की बहुत सारी लेबलिंग की गई, क्योंकि बिपिन महात्मा गांधी के लिए बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटिव हो गए। और इसके पहले मैं एक चीज और बता दूं कि 83-84 के आसपास एक प्रोजेक्ट हाथ में उन्होंने लिया था ICSSR से कि पूरे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने वास्तव में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था या वो किसी न किसी रूप में उससे संबद्ध रहे थे, तो उनके
साक्षात्कार लिए जाए, यानी उनके इंटरव्यूज लिए जाए, और ये एक तरीके से ओरल हिस्ट्री का था। तो पूरे देश भर में तमाम हर राज्यों में विपिन और उनकी टीम वो लोग गए और लोगों से बातें की। वो करीब 1500 से ज्यादा लोगों का, उसमें एक से एक लोग हैं बहुत, जैसे आप समझिए जे.आर.डी. टाटा है, और गुजरात के किसी छोटे से गांव में काम करने वाले एक फ्रीडम फाइटर भी उसमें हो सकते हैं। तो अलग अलग हर राज्य के उन्होंने किए। उससे बिपिन चंद्रा की समझ राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत गहरी हुई, और उनका पूरा पर्सपेक्टिव, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बदल गया, लेकिन वो बहुत इवॉल्व हुआ। ये वो दौर था कि जब कम्युनिस्ट पार्टियां अभी भी गैर कांग्रेसवाद का एक रिटोरिक था, उसी को वो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स समझती रही। और जैसे मैं आपको बताऊं कि जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है 1990 में, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी दोनों सपोर्ट करते हैं। विपिन इस चीज को स्टूपिड मानते थे कि ये महान बेवकूफाना हरकत है जो कम्युनिस्ट पार्टियों ने की है कि वो बीजेपी के साथ वो बताते हैं कि एक बार 1990-91 में, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं पता, ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विपिन बोले थे, क्योंकि विपिन उस समय कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में लोकप्रिय नहीं रह गए थे, लेकिन अपनी ओर से वो पूरी कोशिश करते थे कि कम्युनिस्ट पार्टियां उनकी बात पे गौर करें। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उन्होंने एक बात बहुत ही, आप कह सकते हैं, जोश में या गुस्से में या क्षोभ में, किस तरह से उन्होंने उसी दौर में जब ये वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और ये सब चल रहा था, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों को इंगित करते हुए कहा था कि आप लोग ये बड़ी बड़ी क्रांति की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके की मूर्खताएं करी जा रही हैं, अगर यही मूर्खताएं रही तो एक दिन आपको लोकतंत्र ही सबसे बड़ी क्रांतिकारी चीज समझ में आएगा और लोकतंत्र को बचाने के आपको लाले पड़ जाएंगे। आज आप देख सकते हैं कि क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आप जब बिपिन चंद्रा के बारे में सोचिए तो उनके बारे में केवल एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ में नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि वो केवल एक इतिहासकार जैसे पाठ्यपुस्तकी इतिहासकार होते हैं, वो इस तरह से नहीं थे। वो साथ में बहुत ही जिम्मेदार इंटेलेक्चुअल थे और वर्ल्ड क्लास थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया में उनका जो एक विश्व स्तरीय विद्वान होते हैं, उनके साथ उनके क्या रिश्ते थे, इसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करते थे, जहां तक अगर कोई ऐसा अकेजन ना आए। हालांकि क्लासेस में लोग, जो जिन लोगों ने उनसे क्लासेस में पढ़ा है, तो वो लोग तो बताते हैं कि उनके पास अमेरिकन टाइम के किस्से और तमाम बातें वो जैसी जरूरत पड़ी बताते थे। लेकिन विपिन के जो विश्व बौद्धिक बिरादरी थी, वहां पर भी उनका इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स उनकी बहुत स्ट्रांग रहती थी। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए बताऊंगा, अब मुझे अभी विपिन साहब ने मुझे नहीं बताया, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, अभी मुझे उनके बेटे ने पिछली बार बताया नोम चॉम्स्की के बारे में। तो उन्होंने बताया कि नोम चॉम्स्की जब इंडिया आए थे 70s में, तो हमारे घर पे आए थे और हमारे यहाँ खाना पीना और खूब देर तक बैठे थे। समय अमीन साहब, BS कोन और ऐसे बहुत सारे। विपिन की स्कॉलरशिप है, विपिन की स्कॉलरशिप जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले कही थी कि वो एज एन इंडियन स्कॉलर जो वर्ल्ड एकेडमिक्स है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। जैसे मैं आपको बताऊं एक बड़ी रोचक बात, जो उनके स्टूडेंट है सलील मिश्रा साहब, उन्होंने एक बार उनसे पूछी, क्योंकि जो विपिन का इंग्लिश बोलने का तरीका था वो बिल्कुल पंजाबी लिए हुए हिंदुस्तानी टाइप से था, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, जो होता है उसमें वो एक अंग्रेजियत वाली जो एक नफासत होती है वो उसमें उनमें नहीं थी। सलील जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हंसराज या किसी में अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे थे, तो विपिन चंद्रा वहां पे बुलाए गए थे बोलने के लिए। होता है ना कि कॉलेज में भी बड़े स्कॉलर्स को बुलाइए जिसमें स्टूडेंट्स का एक्सपोजर हो। तो सलील ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा कि जब हम लोगों को पता चला कि विपिन चंद्रा बोलने आएंगे तो हम लोग बिल्कुल, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया
तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, निराशा हुई, क्योंकि विपिन रुक रुक के बोल रहे थे, इंग्लिश में रुक रुक के बोल रहे थे, और वो जो बोल रहे थे तो वो लग रहा था कि जैसे वो जो एक स्टाइल होता है ना एकेडमिक्स का, जैसे जो रोमिला थापर के पास है या इरफान हबीब साहब के पास है इंग्लिश स्पीकिंग का, वो विपिन का नहीं था। बाद में वो उनके बहुत ही प्रिय स्टूडेंट बने। तो उन्होंने सलील ने उनसे एक बात पूछी सर से कि आप 3 साल अमेरिका रहे तो आप अमेरिकन एक्सेंट क्यों नहीं सीखे, आप जहाँ रहते हैं वहां की तरह से आप बात करना शुरू कर देते हैं आवाज। तो विपिन ने जो जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपिन ने कहा कि मेरी जो बोल चाल का तरीका था बहुत उस पर अमेरिकन प्रभाव आ गया था, ज्यादा आ गया था, क्योंकि मैं स्टैनफोर्ड दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से वहां पे मैं रहा था, लेकिन हिंदुस्तान आके मैंने कोशिश करके उस अमेरिकन एक्सेंट को खत्म किया। तो देखिए यहाँ पर होते कि एक भारतीय होते हुए उनको दुनिया से कटे नहीं रहना, जैसे बहुत सारी एकेडमी होती है कि वो अपनी दुनिया में इतनी ही सीमित रहते, नहीं, हमें दुनिया को एड्रेस करना है, लेकिन एज एन इंडियन एड्रेस करना है। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि विपिन साहब से 2-3 बार मैं भी मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले भगत सिंह का जो निबंध था, मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैंने ही खोजा था। इसके पहले भगत सिंह को लेकर के आरएसएस ने खूब सारे अपने पोस्टर पर्चे और उनको हिंदू धर्म का खास प्रतीक मान करके पूछते रहे। निबंध प्रकाशित होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या रहा, उन्होंने इसको किस रूप में लिया? जैसे निबंध तो पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी से के पक्ष में जाता है और उस जिस विचारधारा से उनको पूजा जा रहा था उससे एकदम खिलाफ है। देखिए वो जो वायरमैन एथिस्ट है वो 70s के दौर का है जी, जब विपिन ने उसको कोशिश करके उसकी ऑथेंटिसिटी, दरअसल उनको ये आर्टिकल एक मिला, इसी आर्टिकल का कुछ अलग सा रूप या कुछ जैसा उन्होंने बताया था एक बार उनको मिला था कहीं पढ़ने के लिए, भगत सिंह ने ये कहा, तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि भगत सिंह ऐसा नहीं कह सकते। भगत सिंह तो बहुत ही मैच्योर दिमाग वाले, उम्र कम थी लेकिन थे, तो उन्होंने उस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी की खोज करना शुरू की थे, जैसे कि तो वहां पे उनको ये आर्टिकल मिला था। तो ये तो 70 के शुरुआत के दशक की बात है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों से उनका रिश्ता तो तब तक सही था, काम चला, वो सही चल ही रहा था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जब विपिन और वामपंथी पार्टियों या वामपंथ के बीच के उनके रिश्ते को आप किसी भी तरीके से एंटागोनिस्टिक तरीके से न देखिए कि वो विरोधी, आपको पता ही होगा, शायद आप भी थे दिल्ली में जब वो खत्म हुए हैं, तो वामपंथियों ने यही महसूस किया कि कोई उनका अपना एक चला गया। विपिन साहब ने जो एक किताब लिखी जो एक तरीके से मोनोग्राफ ही है, सांप्रदायिकता एक परिचय। सांप्रदायिकता के उसमें अलग अलग वो रंग बताते हैं कि कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि सांप्रदायिकता का एक ही कोई रूप है। कई बार जैसे कि त्योहार हुआ और त्योहार में कोई खास तरह का रंग यूज किया गया या उसके पीछे नफरत फैलाने की कुछ ऐसी बात की गई, जैसे कि मान लीजिए कि ताजिया निकल रहे हैं और उसमें कोई एक ऐसा काम किया गया जिससे दूसरे धर्म के लोगों में एक बात भड़क जाती है। कई बार भाषा के स्तर पर भी ये काम किया जाता है, कई बार क्षेत्र के स्तर पर भी। आज आप सांप्रदायिकता का जो रूप है, अगर विपिन साहब के चश्मे से देखा जाए तो कैसे इसको समझा जाए कि आज के दौर के सांप्रदायिकता का जो मुकाबला है उसके लिए हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए, और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी क्या अपने बारे में उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या अपनी बनी बनाई धारणाओं के हिसाब से ही इसकी व्याख्या समझनी चाहिए? ये आपने जो किताब की बात की, सांप्रदायिकता एक परिचय, ये मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी तो हम लोग जब मिलते थे तो बात होती थी कि कैसी गवर्नमेंट है, तो वो एक बात कहते थे कि ये जो वाजपेयी गवर्नमेंट है ये कम्युनल गवर्नमेंट नहीं है जी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे धड़े शामिल हैं जो कि खुद कम्युनल नहीं है और ये अभी मेजॉरिटी में भी नहीं है। वो कहते थे कि जब बीजेपी अगर फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी के साथ आएगी तब वो अपनी कम्युनल पार्टी का असली चेहरा दिखाएगी। और वो अक्सर कैजुअली ये कह लीजिए या कभी उन्होंने लिखा तो नहीं इस तरह से, लेकिन वो कहते थे कि अगर भाजपा 10 साल हिंदुस्तान में बेरोक टोक बेखौफ रह गई तो ये देश टूट जाएगा।
ये चुनाव के दौरान उन्होंने लिखी थी, एक जिम्मेदारी के नाते। जैसे मैंने कहा कि वो एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक भी थे, तो उनको लगा कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं क्योंकि चुनाव में, तो उन्होंने एक कम्युनिज्म प्राइमर जो है ये लिखी। जी, तो वही सवाल हम फिर से एक बार उठाते हैं कि आज की सांप्रदायिकता को कैसे सामना किया जाए, क्योंकि विपिन साहब ने जो टूल्स बताए, क्या आज की सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए वो टूल्स काफी हैं या कुछ हमको उसमें थोड़े बदलाव करने की जरूरत है? देखिए, बदलाव की बात तो तब आती जब बिपिन चंद्रा ने जो बताया था उसको लागू किया जाता और फिर ये परिणाम आता। तो विपिन की बातों की उपेक्षा की गई है। सांप्रदायिकता के बिंदु पर जो विपिन चंद्रा की बातें थी उसकी उपेक्षा की गई है प्रगतिशील वर्ग के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो विपिन समझते थे कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, कि वो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि सांप्रदायिकता को राजसत्ता के करीब नहीं आने देना चाहिए। ये बात उनकी सबसे जरूरी है समझने, और इसीलिए वो जो जेपी मूवमेंट था उसके लिए वो क्रिटिकल रहे, क्योंकि जेपी मूवमेंट में जिस तरह से आरएसएस की भागीदारी बनाई जा रही थी और समाज में उसको एक इज्जत का दर्जा दिया जा रहा था, और जो बाद में हुआ, तो पहली जरूरत तो उनकी समझ से ये थी कि सांप्रदायिकता को राजसत्ता यानी पॉलिटिकल पावर का उपभोग नहीं करने देना चाहिए, यानी उससे दूर रखना चाहिए। तो निश्चित है इसके लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि जो धर्मनिरपेक्ष दल है वो आपस में एक एका बनाए। दूसरी बात जो वो कहते थे कि सांप्रदायिकता बहुत ही जटिल फिनोमिना है, और अक्सर होता क्या है कि जो लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं या लड़ रहे होते हैं वो भी सांप्रदायिकता की समझ को लेकर बहुत ज्यादा साफ नहीं होते हैं, इसलिए उनकी लड़ाई का, उनके सांप्रदायिकता विरोध संघर्ष का बहुत ज्यादा असर समाज पे नहीं पड़ पाता है। तो इसके खिलाफ सतत संघर्ष की जरूरत है, और बहुत, क्योंकि ये करीब 150-200 साल से एक ये मान्यता के रूप में, और हमारे स्कूली पाठ्यक्रम जो है उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं कि छोटे पर से दिमाग में डाल दिया जाता है, बहुत सारी बातें हैं। इतिहास को लेकर एक बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि हम लोग किस्सा कहानी और इतिहास में अंतर ही नहीं जानते हैं, कि जो घटनाएं कभी नहीं हुई उनको हम बिल्कुल सच मान के बैठे हैं और उनमें भावुक हो जाते हैं, और जो वास्तव में घटनाएं घटी उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। और अब तो बिल्कुल एक तरह से झूठ ही इतिहास है। इतिहास के रूप में कुछ दिन में तो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी मामूली बातों को भी कहने के लिए बड़ा कलेजा दिखाना पड़ेगा। तो ये एक चीज और है कि विपिन ये बात कहते थे कि इस सांप्रदायिकता का तुरंत समाधान संभव नहीं, आप इसको रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जो बताए तरीके उन्होंने, लेकिन आप अगर सांप्रदायिकता के विरोध में इस भावना से जुड़ेंगे कि ये कल खत्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे, तो आपको निराशा होगी। ये एक चूंकि लंबी दूरी सांप्रदायिकता तय करके आई है, इसमें बड़ी सी जटिलताएं हैं, इसलिए इसको धैर्यपूर्वक टैकल करने की जरूरत है। ये इसी से जुड़ा हुआ विपिन साहब से ही एक सवाल है। विपिन साहब ने जेएनयू में रहते बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे और बहुत सारे उनको पदों का ऑफर भी किया गया। कई बार मतलब ये भी आया कि विपिन साहब जो कुछ चाहते बन जाते, लेकिन विपिन साहब की जो अंतिम जो उनको बड़ा पद मिला है वो है उनको एनबीटी का चेयरमैन बनाया गया, और जहां पर 2 बार रहते हैं, तो आखिर में एनबीटी के ही चेयरमैन का जो ये ऑफर है उसको क्यों स्वीकार किया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले मैं एक छोटा सा वाक्य बता दूं। 1998 में पटियाला हिस्ट्री कांग्रेस में वो हुआ था दिसंबर में, वो मेरी पहली हिस्ट्री कांग्रेस थी। चूंकि वाजपेयी गवर्नमेंट थी तो बहुत सारे लोग इतिहास कांग्रेस पे कब्जा करना चाहते थे, तो एक अच्छा खासा वर्ग तैयार था वहां पर जो हल्ला करता था और
हिस्ट्री कांग्रेस में जो न्यूसेंस करने वाली जो जी, तरीके जी, होते हैं वो वहां भी अप्लाई किए जा रहे थे। तो बिजनेस मीटिंग हो रही थी, तो बिजनेस मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय और ये सब सारे डिस्कस होते हैं। तो इस तरह से था। तो इरफान हबीब साहब बोल रहे थे, तो इरफान हबीब साहब का एक अपना तरीका है बोलने का। वहां पे लोग थे, उन लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए खूब तेज तेज से कि इरफान हबीब को चुप कराने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही विस्फोटक सी ऐसी हो गई। उनका तो अगला कदम ये होता है कि किसी तरह से हिंसा हो जाए, चाहे हम कर दें या हमारे ऊपर कोई कर दे। तो विपिन तब तक हिस्ट्री कांग्रेस में बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, उसकी एक अपनी अलग बात है। एक टाइम था 1960 के दशक में जब मुझसे विपिन साहब ने बताया और बाकी बहुत सारे लोगों ने इसकी पुष्टि की कि एक जमाने में हिस्ट्री कांग्रेस में इतिहासकार तो इकट्ठे होते थे, लेकिन वो इतिहासकार कम टीचर्स ज्यादा होते थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्यादा होते थे। तो वहां पर बातें इतिहास की तो होती थी कस्टमरी तौर पे, घूमना घुमाना ज्यादा हो जाता था और किसको कॉपी कहाँ की जांचने को मिल जाएगी, कौन कहाँ एग्जामिनर बन के जाएगा, कौन कहाँ, ये सब चीजें चलती थी। तो उसी दौरान वो कुछ लोगों ने, युवा लोगों ने, जिसमें रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्रा, इन लोगों ने ये तय किया कि हम इतिहास कांग्रेस को एक बनाएंगे, संस्था इतिहास की मजबूत बनाएंगे। तो इन लोगों ने प्रयास करके कि व्हाट इज गुड हिस्ट्री, अच्छा इतिहास होता क्या है, तो ये हम लिख के दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे। तो एक अभियान के तौर पर इतिहास कांग्रेस में चला और धीरे धीरे फिर वो जो कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर हुआ करते थे वो लोग साइड हो गए और इतिहास कांग्रेस एक पूरी तरह से वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में आई। इरफान साहब को बोलने नहीं दिया जा रहा था और खूब हल्ला हो रहा था। तो विपिन उसी में मीटिंग में पीछे बैठे हुए थे, एकदम सामान्य सदस्य की तरह से बैठे हुए थे और अचानक से उन्होंने हाथ उठाया कि आई आल्सो वांट टू स्पीक, तेज से बोलकर। तो लोगों की निगाहें गई उनकी ओर, सब मुड़ के देखा कि पीछे विपिन चंद्रा बैठे हुए हैं। तो उनको बुलाया गया अध्यक्ष ने और वो जो शोर कर रहे थे, तो ये देखिए ये विपिन चंद्रा का अपना एक तरीका था। हाँ, वो उन्होंने सबसे पहले जो हल्ला कर रहे थे उन्हीं को संबोधित किया कि माय डियर फ्रेंड्स हैव रेज्ड सम वेरी वैलिड क्वेश्चंस, यानी अपने विरोधी को ही उन्होंने डियर फ्रेंड बोलते हुए उनके सवालों को वैलिड सवाल के रूप में दिया। उसके बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, गांधी ने क्या कहा है, इस तरह से तार करके 10 मिनट में कर दिया। और उसमें एक आरोप अक्सर ये लगाया जाता रहा था दक्षिणपंथियों के द्वारा कि ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं ये सत्ता सुख भोगते हैं, यानी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, आईसीएचआर में, आईसीएसआर में, इधर उधर यूजीसी में ये सब पद पर कब्जा किए हुए हैं और मलाई खाते हैं। जो विपिन ने साफ बताया, कहा कि मैं भी मार्क्सवादी इतिहासकार हूं, लेकिन मैं आज तक मैं किसी एक भी संस्था में नहीं रहा हूं। वो ये बताना चाहते थे कि ये आरोप गलत है। और दूसरा आरोप था कि ये सब कांग्रेसी हैं। तो उन्होंने कहा आर.एस. शर्मा ने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो आईसीएचआर के चेयरमैन रहे हैं। रोमिला कभी कांग्रेस को वोट नहीं देती, गोपाल कभी नहीं देते, इरफान कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते और मैंने भी कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन साफ की और लास्ट में मुझे याद है कि वो जो उन्होंने कंक्लूड किया था, उन्होंने कहा था कि किसी इतिहासकार का नाम इसलिए नहीं लिया जाएगा कि उसको कितने पुरस्कार मिले हैं या उसको कितने पदों पे रहा है, उसको अपनी किताबों और अपने जो स्टूडेंट्स उसने बनाए हैं उन पर, उनके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इस तरह से वो पटियाला कांग्रेस में पूरी तरह से उन्होंने उन लोगों के दांत तोड़ दिए। उस समय दक्षिणपंथी इतिहासकार हुआ करते, ग्रोवर साहब थे, वो नाम मैं बोल रहा हूँ, इतिहासकार थे वो। मुझे याद है बाद में उन्होंने जो न्यूज़पेपर कटिंग्स आई उसमें उन्होंने लिखा कि विपिन केम इनटू हिज ट्रू कलर्स, मतलब कि ये अपने असली रंग में ये दिखाई, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए। ये जो आपने सवाल पूछा कि एनबीटी के चेयरमैन क्यों बने, दरअसल उनकी आंखों में समस्या आ गई थी।
जी। और उनका एक मैकुलर डिजेनरेशन, एक एज रिलेटेड डिसीज होती है आंखों की, उसकी वजह से उनकी रोशनी जा रही थी। तो ये विपिन के लिए बहुत ही बड़ा पर्सनल एक ट्रॉमा था, क्योंकि वो उनको रिसर्च से ज्यादा दुनिया में कोई चीज से प्यार नहीं था, और चूंकि बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहे थे, तो वो एक तरह से उनका एक हैंडीकैप सा ये हो रहा था। हालांकि बहुत बाद तक वो पढ़ते रहे, बड़ी फॉन्ट में फोटोकॉपी और ये वो, लेकिन एक जो क्योंकि रिसर्च करने के लिए आपको जो ओरिजिनल सोर्सेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको तो वो बड़ा एक टायरसम था। तो कहने का मतलब है कि उनका जो रिसर्च का काम था वो उनकी आंखों की वजह से बाधित हो रहा था। तो तब तक उनको ये एक ऑफर आया, तो ये लगा कि हम अगर एनबीटी, चूंकि एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन संस्थान है केंद्र सरकार का, तो अगर हम इससे जुड़ जाते हैं तो हम किताबों की दुनिया में खूब अच्छा योगदान कर सकेंगे, क्योंकि हम अभी रिसर्च में और किताबों में हम उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो एक ये फैमिली डिसीजन था, और तो उन्होंने एनबीटी का चेयरमैन बना, और एनबीटी के चेयरमैन के तौर पे उनका जो काम है वो आप आराम से देख सकते हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें छापी जो कि दुनिया की बेहतरीन किताबों में है। एक किताब उन्होंने छापी जो 1947-48 के बाद से हिंदुस्तान में वो मिल ही नहीं रही थी, मैन अगेंस्ट मिथ। जी। हाँ। मिथक और मनुष्य। हाँ, और वो उसकी भूमिका उन्होंने वही रणधीर सिंह साहब से लिखवाई। हाँ, और जैसे आपको मैं बताऊं कि इरफान हबीब साहब से उन्होंने मध्यकालीन भारत पर एक किताब लिखवाई। क्योंकि एनबीटी सरल भाषा में किताबें छापता है, तो वो एक तरह से आम पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है। उन्होंने बताया कि मैंने इरफान को फोन किया और उनसे कहा कि देखो कुछ दिन में मुझे भी मर जाना है, तुम्हें भी मर जाना है। हाँ, क्योंकि इरफान उनके बहुत ही करीबी, इरफान साहब उनके करीबी दोस्तों में थे। मैंने तो अपना कर्जा उतार दिया है मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट बुक लिख के। हाँ, लेकिन तुमने अभी तक कोई टेक्स्ट बुक नहीं लिखी है, तो तुम जल्दी से अपना ये कर्जा उतारो और टेक्स्ट बुक लिखो। अब इरफान साहब विपिन साहब की बात को कैसे काट सकते थे, और वो मेडिवल इंडिया तो बेहतरीन किताब आई। इसी तरह से अभी मुझे कुछ दिन पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब मिले थे हिंदी में, तो बात ऐसे ही जिक्र चला, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कैसे मुझसे किताब लिखवाई। कहा कि सीधे मुझे फोन किया, तो मैं फोन पे नहीं था, वो सुमन केसरी थी, तो कहा कि सीधे उनसे कहा कि वो पुरुषोत्तम से कहो मुझसे बात करे। हाँ, उन्होंने कहा कि तुमको कबीर पर किताब लिखनी देनी है। अब विपिन साहब की बात कौन काट सकता था, तो इस तरह से उनकी किताब आई। तो ऐसे बहुत सारे लोग एनबीटी में उन्होंने बहुत ही बहुत बेहतर। हाँ, वो सारे लोग उस बात को जानते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि विपिन साहब की भी एक किताब वहां से प्रकाशित हुई है, जिसको बाद में अभी जब ये सरकार आई है, और खास तौर से जो ये इसका पहला दौर है 2014 के बाद का, उसमें उस किताब को बैन किया। बात सामने निकल करके आई, इसको लोग खरीद नहीं रहे हैं, जबकि कहानी को दूसरी थी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ बात है कि ये जो वर्तमान सरकार है जी, ये इतिहास को लेकर उसकी अपनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, और वो जो इतिहास से उसका बैर रहता है जी। तो ये तो जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी तब एनसीईआरटी की किताबें थी, इसमें विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत, आर.एस. शर्मा साहब की प्राचीन भारत और किताबें थी, वो उनपे रोक लगाने की बात आई थी। और तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है कि अब जैसे विपिन चंद्रा और मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी और जो और लेखकों के साथ की है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से छपी हुई किताब है, उस किताब को एक अनावश्यक रूप से एक कंट्रोवर्सी बनाकर कि आतंकवादी कहा है भगत सिंह और इनको सबको, उसको विलुप्त करा दिया गया। मुझे तो लगता है कि
हर पढ़ने लिखने वाले घर में वो किताब रहने वाली किताब थी। इधर सुना है कि फिर वो किताब थोड़ी बहुत मिलने लगी है। जी। हाँ, तो ये तो एकदम वो है, खेल है। उसमें अगर मैं कहूँ कि हाँ ये गलत किया तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो उनको करना है जो करना है। एक और बात कि जैसे आपने इतना लंबा समय जो विपिन साहब को देखा है, उसमें विपिन साहब के कई उम्रगत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और कई वैचारिक उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। जैसे एक समय भगत सिंह पर सर की किताब आने वाली थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि जो उनका अंतिम एक व्याख्यान हुआ था जेएनयू में, उसमें वो बोलते बोलते बाद में उन्होंने कहा था कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं जिस स्टाइल में जिस लहजे में बोलता था, आज बोलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने उस तरह नहीं बोला। तो सुचेता महाजन ने उस समय उनको रोका था कि नहीं आपने बहुत अच्छा बोला है। उस किताब के बहाने जो उनकी सोच है, एक तो ये क्या है कि क्या बदलाव हुए और क्या चीजें हैं, दूसरा जो उम्रगत जो बदलाव हुई उसकी वजह से क्या क्या चीजें नई आई। जैसे एक संबंध उनका जो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उषा जी की, उसका क्या असर पड़ा, या और भी जो चीजें हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो वो जो जेएनयू का उनका लास्ट लेक्चर था, उस पर वो जो आप बता रहे हैं सुचेता महाजन जी की से बात, वो अनौपचारिक रूप से बात हुई थी जी। वो पूरा हॉल जेएनयू का वो जहाँ पर था वो पूरा, आप थे क्या? जी। आप थे, हाँ। तो पूरा हॉल भरा ही हुआ था और वो उन्होंने बोलना शुरू किया। वो हमेशा कार्ड्स बना के बात करते थे, अगर कोई लेक्चर वगैरह है तो थोड़ी देर में उनको पढ़ने में दिक्कत होने लगी। वो जो अपने कार्ड्स थे उस पे जो लिखा था, तो रोमिला थापर उसको प्रिजाइड कर रही थी। तो मुझे याद है कि मैं एकदम पीछे बैठा हुआ था उनके। तो जब उनको दिक्कत हुई और वो तेज आवाज में बोल नहीं पा रहे थे, वो जो है कुछ हेल्थ इश्यूज उनको हो गए थे, तो उन्होंने रोमिला थापर से बिल्कुल अनौपचारिक से वो अपना कार्ड की ओर बढ़ा दिया, कहा कि इसको तुम पढ़ दो। जी। तो रोमिला थापर ने उसको पढ़ा। वो उनका लास्ट लेक्चर था एक तरह से। उसके बाद उन्होंने लेक्चर नहीं दिया। बाद में उन्होंने खुद महसूस किया, उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बोला करूंगा। तो सुचेता ने कहा कि नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, और उन्होंने अच्छा बोला था। वो मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उन्होंने अच्छा बोला था, वो मतलब ये तो है। उन्होंने सुचेता को जवाब दिया कि तुम तो मेरी तारीफ करोगी ही, तुम तो मेरी तारीफ करोगी ही। वो भगत सिंह की बायोग्राफी पे काम कर रहे थे और उन्होंने काफी उसको देख लिया था, क्योंकि भगत सिंह उनके शुरुआती हीरो रहे थे और वो उनको भगत सिंह की बहुत प्रशंसा करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो वैचारिक, मैंने जितना महसूस किया कि भारतीय वामपंथ को लेकर प्रोफेसर बिपिन चंद्रा की सोच और पोजीशंस में अंतर रहे थे। और वो अंतर इस तरह के थे कि वह उसे अधिक प्रासंगिक और सफल देखना चाहते थे। जैसे गांधी को लेकर है, निश्चित है कि गांधी जी को जितना बेहतर वो 80 के दशक में वो समझे, उतना वो 70 के दशक में नहीं समझे थे। लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 70 के दशक में गांधी जी को उस तरह से कितने लोग समझ रहे थे। तो एक देखिए, विचारों की दुनिया में एक ये यात्रा होती है, उसमें ब्रेक नहीं होता है कि आप 70 तक एक तरह से सोच रहे हैं, 80 से आप दूसरा सोचने लगेंगे। विपिन की जो पूरी थिंकिंग है, पीएचडी थीसिस से लगाकर और उनकी जो लास्ट बुक तक है, वो एक कॉन्टिन्यूएशन में है। और विपिन उस तरह के स्कॉलर नहीं थे जो अपनी कह लीजिए कि आवश्यकता अनुसार अलग अलग थीम पे काम करते हैं, कि आज हम इंडियन फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं, कल हम इंडियन जेल्स पे चले गए, जैसे हमको फंड्स मिले, जैसी हमको सुविधाएं मिली, मैं उन बातों को खोलना नहीं चाहता। उनकी पूरी जो इंटेलेक्चुअल जर्नी है उसमें एक कॉन्टिन्यूटी है। वो एक बहुत ही ब्रॉडर फ्रेमवर्क में उन्होंने मॉडर्न इंडिया को, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए पिरो के रखा। उसमें गैप्स हैं,
जी। उसमें फर्दर जो है एक्सप्लोरेशंस की गुंजाइशें हैं, उसकी लिमिटेशंस भी है बहुत बार। और वो खुद भी इस बात को बहुत समझते थे कि जैसे कोलोनियलिज्म है, तो उपनिवेशवाद का जो आर्थिक पहलू था वो तो एकदम मुकम्मल तरीके से उनका काम एकदम लगभग आखिरी काम आ गया, लेकिन उपनिवेशवाद के जो सांस्कृतिक का प्रभाव पड़ा लगभग छूट सा गया, नहीं उस तरह से हुआ। या राष्ट्रवाद है, तो भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर जिस तरह से और ज्यादा हो सकता था काम, तो वो शायद नहीं हुआ। तो वो तो गैप्स हैं, लेकिन वो एक उसी दिशा की आगे बढ़ने वाली चीजें हैं कि जहां आपने बात खत्म की तो मैं आपकी बात में ही अपनी बात जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं। यह नहीं कि आप पूरब जा रहे थे तो मैंने पश्चिम की ओर जाना शुरू कर दिया। एक और सवाल है कि जैसे विपिन साहब ने जब इतने सारे स्टूडेंट बनाए हैं और सबके अपने अपने फील्ड हैं काम करने के, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हम जहां तक मैं देख पा रहा हूं, उनके जो एरियाज हैं वो बहुत कुछ विपिन साहब के साथ वो जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों को बनाने में विपिन साहब की जो सोच है, आप एक आकाश धर्मा जो गुरु है वो अलग अलग विद्यार्थियों के साथ जो जुड़ता है, तो कैसे उनके अंदर उस स्पार्क को पहचानता है, कैसे उसी स्पार्क पर वो कुछ अलग तरह से जोर दे करके या उसी दिशा में बढ़ाने का प्रयास करता है। आपने उनका विद्यार्थी रहते हुए कैसे इसको देखा है कि वो जो एक गुरु का, जिसके बारे में कबीर भी कहते हैं कि गुरु तो वो है कि जो हमको अपने ज्ञान के भार से हमको थोड़ा सा प्रभावित करता है। ये सारे लोग विपिन साहब के साथ उस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे एक बड़े व्यक्ति के साथ। अपने गुरु को आप कैसे याद करना चाहेंगे इस बहाने? देखिए, प्रोफेसर बिपिन चंद्रा एक टीचर के रूप में अद्भुत थे। वो जहां तक मैं समझ पाया कि वो पहला काम तो करते थे कि अपने स्टूडेंट को निर्भीक बनाते थे कि उसके मन में जो झिझक हो वो झिझक खत्म करते थे। दूसरी बात, वो हमेशा कुछ उसको सोचने के लिए मजबूर करते थे कुछ कहेंगे। वो हमेशा जवाब ही नहीं सुझाते थे, वो प्रश्न छोड़ देते थे कि इस पे सोचना फिर बताना। और वो दोस्ताना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थे कि उनसे दोस्ती तो, लेकिन वो सहज रिश्ता बनाते थे। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनसे जुड़ के ये लगता था कि घर का कोई परिवार का या बड़े हमारे हैं, इस तरीके से वो एक अनौपचारिक रिश्ता बनाते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ में। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, एक उनके स्टूडेंट हैं उड़ीसा के, मैं नाम भूल रहा हूं, वो एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। उनके माता पिता दोनों लोग किसान, बिल्कुल जो ठेठ किसान होते हैं। उनके माता पिता आए दिल्ली, विपिन चंद्रा को पता चला कि इसके माता पिता आए, तो उन्होंने कहा मैं मिलूंगा। जैसे किसी भी स्टूडेंट को ये लगेगा कि वो बिल्कुल ठेठ गांव के हैं तो इससे कैसे मिलेंगे, लेकिन जब मैं मिलूंगा भाई, तुम्हारे मम्मी पापा है, तो वो उनके घर आए। उन्होंने खुद कहा है कि उसके बाद में मेरे माता पिता के साथ उन्होंने इतना घुल मिल कर और इस तरह से बात की कि थोड़ी देर में मतलब ये लगने लगा कि विपिन चंद्र तो खुद बहुत एक जागरूक किसान है। तो ये एक देखिए होता है रिश्ता बनाने का एक तरीका। जैसे मैं जब पहली बार मिला तो उन्होंने मुझसे पूरा सब बायोडाटा मेरा ले लिया, यहाँ तक कि कितना कमाते हो, पढ़ाई में कितना खर्च कर सकते हो, घर में कौन कौन सी जिम्मेदारी है, या इस तरीके से बातें थी। एक चीज मैं उसमें कहना चाहूंगा कि विपिन फैमिली वैल्यूज को अप्रिशिएट करते थे। वो आधुनिक थे, पूरी तरह से आधुनिक थे, लेकिन वो जो भारतीय बोध है उसको वो रिजेक्ट नहीं करते थे पश्चिमी आधुनिकता की उसमें। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ, निजी बात है। जब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी की 2001 में,
तो फिर मैंने जब उनको बताया कि हाँ ये शादी हुई, तो उनका पहला सवाल था कि कितना पैसा खर्च हुआ। तो मैंने उनको बताया तो कि इतना पैसा खर्च हुआ, तो वो अपनी कुर्सी से कूद पड़े। अरे अरे तुमने इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया, इतना खर्चा तो मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे कर्जा लेना पड़ जाएगा। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि मैंने किन किन कदमों से किया। वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं मोरारजी देसाई की केवल इसलिए इज्जत करता हूँ, बाकी उनमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं केवल इसलिए उनकी इज्जत करता हूँ क्योंकि मोरारजी देसाई ने अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी की और उसके बाद में वो राष्ट्रीय आंदोलन में उतरे। या इस तरह से अभी आपने एक बात पूछी थी उनकी पत्नी के बारे में, ये तो एक किसी का भी सपना हो सकता है कि किसी को ऐसी पत्नी मिले या किसी पत्नी को ऐसे पति मिले। दोनों लोगों में एक अद्भुत सामंजस्य था, और मैं फिर कहूंगा वो विपिन चंद्रा के पक्ष से सामंजस्य नहीं था, क्योंकि वो तो जैसे एक वो गाना है ना, मैं थोड़ा सा गाने वो है ना कि 3 इडियट्स का बहती हवा सा था वो तो बहती हवा से थे। जो उषा जी थी वो अपने पति की एक एक चीज को समझती थी और बिना कहे हुए समझती थी। तो इसको कहते ये सर ने लिखा भी है साउंडिंग बोर्ड जैसे होता है, तो वो उस तरह का वो काम करती थी, क्योंकि शायद उन्होंने ये बहुत पहले ही समझ लिया कि जो उनके पति हैं वो साधारण इंसान की तरह से नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो एक कोई टिपिकल पति थे, ये उस तरह का रिश्ता नहीं था, बहुत ही अटूट प्रेम का, सहयोग का। और उषा जी विपिन साहब के रिसर्च वर्क में बहुत मदद करती रही है, ये आप बात समझिए, क्योंकि विपिन साहब की जो राइटिंग थी उसको पढ़ पाना अपने आप में खुद एक एकेडमिक टास्क था। तो उनकी पत्नी जो उनका लिखा हुआ था उसको वो एडिट करती थी, और वो सर खुद कहते थे कि उनकी इंग्लिश मुझसे अच्छी है। हालांकि वो तारीफ करने में बहुत उदार थे, वो ऐसे ऐसे लोगों की भी तारीफ कर देते थे जो उतना डिजर्व नहीं करते थे, जिसमें मैं खुद को भी वही पाता हूँ। मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, दोनों लोगों की जो कॉमरेडी रहती है। एक बार दोनों लोग बैठे थे, ओल्ड डेज की बात है, खत्म होने से मुझे लगता कि उषा जी के खत्म होने से साल भीतर की बात होगी। उषा जी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम पहले मर जाओ, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुमको तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। क्योंकि वो इस तरह के थे कि बिल्कुल अलग स्पेस में दुनिया में रहते थे। जैसे मैं उनके कुछ किस्से बताऊं। एक बार जेएनयू में थे तो नाई घर आ जाता था शेव करने, विपिन साहब अपने साथ कार्ड्स रखते थे। उनका दिमाग बहुत तेज चलता था, भागता था। आइडिया कोई आया दिमाग में तो कहीं वो मिस ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, तो वो कार्ड में लिख लेते थे तुरंत बाद में इस्तेमाल के लिए। वो अपनी शेव करवा रहे थे नाई से, तभी वो कुछ सोच रहे होंगे अपना, अचानक से उनको कुछ आया तो उनको लगा कि मुझे इस आइडिया को लिख लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम रुको अभी, बैठो मैं अभी आता हूँ। वो वैसे ही बाल आधे मतलब वो तरह से के ऊपर चले गए अपने कमरे में लिखने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया। अब वो अपना वो भूल गए कि हम क्या मतलब वो था। तो वो जो नाई था वो थोड़ी देर बाद वो क्या करे, तो वो बाहर गया तो उसने खालबेल बचाई। तो विपिन ऊपर से निकले वही सब इस तरह से कि हाँ बताओ क्या काम है। तो उसने कहा कि साहब मैं आपका बाल काट रहा था, मैं अभी आता हूँ। इस तरीके से वो पूरा रहते थे। जैसे बात करते हुए ड्राइव उनके साथ कार में बैठना अपने आप में एक काम था, क्योंकि वो बात करते हुए इतना मशगूल हो जाते थे कि स्टीयरिंग छोड़कर हाथ वो चलाने लगते थे। और कभी अगर कोई पीछे बैठा है तो जो है पीछे भी उनके बात करने लगते। तो वो एक अलग डिफरेंट जोन में रहते थे हर समय। और ये चीज उषा जी समझती थी पूरी तरह से, जहां तक मैं समझता हूँ। उनका क्रिटिक तो थी, सख्त क्रिटिक थी, लेकिन वो पूरी तरीके से उनके साथ एक रैपर, गजब का वो रैपर था जिसमें वो शब्द से नहीं बताया जा सकता। बस एक मैं और वाकया बता दूं, उनका पर्सनल बायोग्राफी में वो आएगा, बहुत व्यक्तिगत है। जब शादी हुई तो दोनों लोग हनीमून पर गए, नैनीताल रूम में थे। तो
विपिन ने कहा कि देखो मैं रोज तो नहीं पीता, लेकिन जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं ड्रिंक करूं। उनकी जो पत्नी थी उषा जी, वो एकदम कट्टर आर्य समाजी परिवार से थी, जहां लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता था। विपिन ने कहा कि मैं एक ही शर्त पे पीऊंगा कि अगर तुम भी पियोगे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मैं पीऊं और तुम ना पियो, तो या तो तुम पियो साथ में या फिर मैं नहीं पीऊंगा। उषा जी ने 2 मिनट सोचा, उसके बाद कहा कि मैं भी ड्रिंक लूंगी। ये एक तरह से जो रिश्ता या समझ या एक बात थी, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो बहुत ही निजी हैं। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि जो भी लोग पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, बौद्धिकता का काम करते हैं, उनका पार्टनर अगर उनके साथ में सहयोगी है, सहयोग रखता है, तो एक ये सोने पे सुहागा की बात होती है। और आप तो हिंदी से हैं, आप जानते होंगे कि ऐसे बहुत सारे विद्वान आलोचकों का जीवन या उनका जो आलोचना कर्म था वो उतना ज्यादा नहीं बेहतर हो सका कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत सारे दूसरे तनाव में चला गया। आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक आकाश धर्मा गुरु से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाए और कुछ ऐसी बातें बताएं कि जो बहुत सारे जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं उनको पहले से पता नहीं होंगी। मैं किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। धन्यवाद।